हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। कैसी चल रही है पढ़ाई? मस्त, एकदम बढ़िया। हाँ, तो आज हम लोग करने वाले क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 3। और आज हम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस की बात करने वाले, या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात करने वाले हैं। क्या होता है ये, मैंने आपको कल के लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इसमें वेक्टर का यूज होने वाला है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का यूज होने वाला है। तो आप लोग को अगर आता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो अच्छी बात है। अगर जिन लोगों को नहीं आता है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो वो लोग जाए और जा करके टाइप करें यूट्यूब पे, क्या, गैंग वॉर फिजिक्स। क्या टाइप करना है बोलो? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय द गैंग वॉर फिजिक्स। तो यहाँ पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप जाके वहां पढ़ ले और उसके बाद आए। और दोनों में से कोई भी काम करना नहीं चाहते तो दो एक्सप्रेशन बताऊंगा, दो रिजल्ट बताऊंगा, या दो फॉर्मूले बताऊंगा, वो आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो हेडिंग लगाते हैं, सुपर पोजीशन ऑफ फोर्सेस, या फिर इसी को हम फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये? किसी एक चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्सेस, मतलब बहुत सारे चार्ज उसके सराउंडिंग में होंगे, तो उस चार्ज पे लगने वाले सारे फोर्सेस का वेक्टर सम हमें लिखना है। मतलब समझते हैं, जैसे मेरे पास, मान लो मेरे पास ये कोई है, इस तरीके से कोई ज्योमेट्री है, कोई भी हो सकती है। यहां पे मान लेता हूं स्क्वायर शेप ज्योमेट्री है, ठीक है। यहां पे मान लेता हूं कोई Q1 चार्ज रखा है, यहां पे कोई Q2 चार्ज रखा है, और यहां पे कोई Q3 चार्ज रखा है। ध्यान से समझना, 10-15 मिनट, उसके बाद में सब क्लियर हो जाएगा। हमसे बोल रहा है कि इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, या इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ, या इस चार्ज पे नेट फोर्स बताओ। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन के अंदर हमसे डिमांड करेगा कि किस चार्ज के ऊपर हमें क्या बताना है, नेट फोर्स बताना है। लेट्स से हमने कहा इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बताना है। बोलो, इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बताना है, तो मैं क्या कहूंगा, सारे चार्जेस का इन्फ्लुएंस देखूंगा इस चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो बोलो, मैं कहूंगा ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा। बोलो, लिख देता हूं कोई F1 फोर्स है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। और आप कहोगे कि ये वाला चार्ज भी तो इसे रिपल करेगा, ऐसे करेगा, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हमसे जिस चार्ज पे पूछा गया है, हम सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स उसी चार्ज के ऊपर कंसीडर करने वाले हैं। बोलो हाँ या ना, क्लियर, ओके। ये वाला चार्ज Q3 Q1 को इस तरीके से रिपल करेगा, लेट्स से कोई F2 फोर्स से रिपल करेगा। हम चाहे तो इंडिविजुअली F1 और F2 की वैल्यू भी लिख सकते हैं। बोलो, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K Q1 Q2 अपॉन दिस R स्क्वायर। बोलो, F1 की वैल्यू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो, F2 की वैल्यू K Q1 Q3 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गई किसकी, F2 की वैल्यू। हाँ, मुद्दे की बात समझते हैं। अब बताओ, ये दो फोर्सेस हैं, ये दोनों कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज। फोर्स कैसी क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो आपको पता है, दो फोर्सेस किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, या दो वेक्टर क्वांटिटीज किसी एंगल पे है, तो बोलो क्या करेंगे, यहां कहीं इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट। अगर आपको ये सब बातें पता है तो ठीक है, नहीं मैं दोबारा से बता दे रहा हूं। आप यूट्यूब पे जाके मेरा लेक्चर देख सकते हैं, या आपने पहले से पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देख सकते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ओके। इन दोनों के बीच में कोई एंगल होगा, लेट्स से कोई थीटा एंगल है, यहां दिख रहा है 90 है, वो अलग बात है, नो प्रॉब्लम, ओके। और ये जो Fn है, ये x एक्सिस से कितना ऊपर है, या y एक्सिस से कितना ऊपर है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या है, इसके लिए हम दूसरा एंगल यूज करते थे अल्फा। कुछ लोग को याद भी आ गया होगा ये अल्फा। बोलो, तो मुझसे कहा जाए, आपको पता है ये वेक्टर है, लगा देता हूं ऐसे वेक्टर, ये भी क्या है, वेक्टर, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर। और अगर ये रिजल्टेंट होगा वेक्टर, तो इसके अंदर दो चीजें होंगी, वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है, आपको पता है, एक क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसका क्या होता है, डायरेक्शन। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, उसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं हमें करना क्या है, उसके बाद मैग्नीट्यूड देख लेंगे। तो
सारे फोर्सेस का क्या करना है, वेक्टर सम करना है। लेट्स से यहाँ पे कितने फोर्स लग रहा है, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अगर कोई और भी मौजूद होता तो हम उसे भी ऐड कर लेते, F3 वेक्टर प्लस डैश 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 Fn वेक्टर। अब समझे मुद्दे की बात, समझे? मतलब किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर सारे चार्जेस के द्वारा लगने वाले फोर्सेस को क्या करना है, वेक्टर सम करना है। यही हमने एग्जैक्टली यहाँ पर किया है। अब दो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे निकालते हैं, ये हमें पहले से पता है। आपको याद होगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस थीटा करते थे, याद है? जहां पे कॉस थीटा क्या होता था, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एन स्क्वायर इक्वल टू F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 कॉस थीटा। बोलो इससे निकाल लेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे बोल देंगे थीटा क्या है, थीटा क्या है, इज एंगल बिटवीन, बोलो किस किस के बीच में, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर। थीटा एंगल है किस किस के बीच में, F1 वेक्टर और F2 वेक्टर के बीच में क्या है, एंगल है। अगर मुझे लेट से निकालना हो कि कितना डायरेक्शन है किसका, रिजल्टेंट फोर्स का, या क्या डायरेक्शन है रिजल्टेंट फोर्स का, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके लिए मैंने आपको पहले से भी बताया हुआ है कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं क्या, tan अल्फा इक्वल टू, याद है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। याद आया, याद आया। और थीटा अगेन क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या, tan अल्फा। बोलो बी का काम कौन कर रहा है, F1, तो हम कह देंगे F1 साइन थीटा, बोलो अपॉन 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 बी साइन थीटा अपॉन ए मतलब F2 प्लस F1 कॉस थीटा। इससे मिल जाता था हमें क्या, डायरेक्शन। ये क्या देता था, डायरेक्शन। इससे मिल जाता था क्या, मैग्नीट्यूड। और हमारा बन के हो जाता था क्या, रेडी, वेक्टर। सिंपली दिस इज कॉल्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। क्लियर? हमें किसी भी जिस चार्ज पे हमसे कहा जाए या क्वेश्चन की डिमांड हो, उस चार्ज के ऊपर हमें क्या करना है, सारे जो सारे चार्जेस है सराउंडिंग में, उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं उन सबका हमें क्या कर देना है, वेक्टर सम कर देना है। ओके, आप इसे नोट कर लो। क्लियर? मैं हटा देता हूं, आई थिंक नोट कर लिया होगा, एसएस वालों ने एसएस भी ले लिया होगा। अब इसको हम कैसे समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं नीट में, जेई में, या फिर बोर्ड एग्जाम्स में हमारे काफी इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें इसको समझना है, कॉन्सेप्चुअल तो हमने इसको समझ लिया, अब हम इसको कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चंस हम इसमें कैसे लेने वाले, हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, एनसीईआरटी का सवाल है, हमसे बोल रहा है कि एक कोई ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इसके वर्टिक्सेस पे चार्ज रखा है Q1, यहां चार्ज रखा है Q2 और यहां चार्ज रखा है Q3, ठीक है। और एक क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q, मतलब सारे चार्जेस क्या है, सेम है। हमसे कह रहा है कि इसका जो सेंट्रॉइड है, लेट्स से इसका नाम क्या होगा, सेंट्रॉइड। आपको पता है ना ट्रायंगल का ये क्या होता है, सेंट्रॉइड होता है। हमसे कह रहा है कि सेंट्रॉइड पे मैंने एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कैपिटल Q है, और साइन जो है वो इन चार्जेस के जैसा है। तो बताओ ये चार्जेस कैसे हैं, प्लस के, तो ये भी चार्ज कैसा है, प्लस का है। क्वेश्चन है फाइंड नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड कि सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स क्या होगा, या फाइंड नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q पे क्या नेट फोर्स होने वाला है। अब हम इसको कैसे करेंगे, सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स उसका क्या करने वाले, वेक्टर सम करने वाले। बोलो। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दे रहा हूं, या आपको पता भी हो, ABC, ठीक है। तो एक बात आपको पता होगी, ये जो डिस्टेंस है OA, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OA किसके बराबर होती है, बोलो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OB, बोलो, और यही किसके बराबर होती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस OC के बराबर होती है। आई थिंक ये बात सारे लोग को पता होनी चाहिए। बोलो,
क्लियर है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि इस चार्ज पे बाकी लोगों का कैसा इन्फ्लुएंस है। बोलो, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपल करेगा, और आपको पता अट्रैक्शन या रिपल्सन सिर्फ और सिर्फ कहां होता है, लाइन ज्वाइनिंग पे ही होता है। ये हमने कूलम्ब्स लॉ के इम्प्लिकेशंस में पढ़ रखा है, लेक्चर नंबर 2 प्रीवियस लेक्चर के अंदर। बोलो, तो क्लियर है, ये वाला चार्ज इस वाले फोर्स को ऐसे रिपल करेगा। हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला चार्ज भी तो इसको ऐसे ऊपर की तरह रिपल करेगा, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है। हमसे कहा गया फाइंड द नेट फोर्स ऑन द सेंट्रॉइड, हमें सेंट्रॉइड पे बताना है। तो सारे चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स किस पे, इस वाले चार्ज पे, क्योंकि ये कहाँ रखा है, सेंट्रॉइड पे रखा है, यहीं पे कैलकुलेट करना है। बोलो, क्लियर। तो बताओ, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपल करेगा, कोई फोर्स लिख दिया F2। बोलो, और ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा, कोई फोर्स लिख दिया क्या, F3। बोलो, अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, देखो ये डिस्टेंसेस तीनों क्या है, सेम है। बोलो हाँ या ना, यहाँ पे पता है तीनों सेम, और चार्जेस भी सब क्या है, सेम है। और फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, बेसिक एक्सप्रेशन फोर्स का क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। कुछ समझ आ रहा है, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इसका मतलब ये सारे फोर्सेस भी क्या होंगे, सेम। अब ये सॉल्यूशन के अंदर मैंने बताया आपको कि ये F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F, और उस F की वैल्यू कितनी है, बोलो K Q अपॉन R²। बोलो क्लियर, क्लियर है, बोलो क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा बाहर बनाता हूं, शायद आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा बेहतर तरीके से। बोलो, यहाँ फोर्स लग रहा कोई F1, अब F1 को भी क्या रख देता हूँ, F रख देता हूँ, क्योंकि मैं सारी वैल्यूज को क्या कर चुका हूँ, क्लियर कर चुका हूँ। तो यहाँ पे कोई फोर्स F, यहाँ पर भी कोई फोर्स है क्या, F। बोलो, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। याद आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्या एक वेक्टर है, ये भी क्या एक वेक्टर है। तो बोलो, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है। बोलो, इसका नाम क्या होगा, F एंड डैश लेस से कर लेते हैं। बोलो, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू देखो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनने मेरा वेक्टर का लेक्चर देखा होगा, उनको बहुत क्लियर पता होगा। क्या मैंने आपको बताया था, अगर वेक्टर ए बराबर है किसके, वेक्टर बी के, और ये बराबर है इधर किसके, रिजल्टेंट के, तो ऐसी परिस्थितियों में कोण क्या आता था, एंगल क्या आता था, 120 डिग्री। ये देखो रिवर्स सिचुएशन है। बताओ, यहाँ पे ए और बी वेक्टर क्या है, बराबर है, और ए और बी वेक्टर क्या है, बराबर है, और एंगल कितना 120, तो रिजल्टेंट भी किसके बराबर आएगा, इधर के। इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो भी क्या आने वाला है, F आने वाला है। हमें कैसे पता, नहीं पता, ओके सॉल्व कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा। तो बताओ, इस F एन डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F² प्लस F² प्लस 2 टाइम्स ऑफ F cos 120, और cos 120 की वैल्यू आई थिंक सारे लोग को पता होगी। तो ये कितना हो गया, 2F²। बोलो, ये हो गया 2F² प्लस 2F², ये F², cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ। बोलो, तो इससे ये क्या हो गया, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, माइनस F²। ये 2F², ये माइनस F², यहाँ से F एन डैश की वैल्यू कितनी आई, F², स्क्वायर से स्क्वायर मरा, और F एन की वैल्यू कितनी आ गई, F। यही तो मैंने बोला था, चाहो तो F की वैल्यू को भी हम रख सकते हैं, और F की वैल्यू कितनी होगी, Q अपॉन R²। आप R² को ऐसे समझो, या तो OA, OB, OC कोई भी डिस्टेंस हो, क्या है, एक दूसरे के बराबर होती है। इस वजह से मैंने यहाँ पे जनरल टर्म को लिख लिया क्या, R। तो अब बताओ, अभी नेट फोर्स यहाँ पे ऐसा हो गया, ऊपर की तरफ फोर्स आया F, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कितना आया F, और एक F कहाँ है, नीचे की तरफ। तो बताओ, इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो बताओ, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आंसर हो गया कि सेंट्रॉइड पे या कैपिटल Q पे जो नेट फोर्स है वो कितना होगा, 0 होगा। आप कहोगे ये कैसे आपने काट दिया, एक बार मैं वेक्टर के नियम से आपको करके बता देता हूँ, आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा। तो हम कर सकते हैं इसको, बोलो इसको लिख लेता हूँ मैं क्या, F n कोई। अब इसका रिजल्टेंट कहाँ लिखूं, ना तो इधर लिख सकता हूँ ना इधर लिख सकता हूँ, दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो यहाँ लिख सकता हूँ Fn² इक्वल टू F² प्लस F² प्लस 2। बोलो F cos थीटा, इसका मतलब F² और cos थीटा। बोलो cos, एंगल की वैल्यू कितनी हो गई,
180 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल। कॉस थीटा क्या होता था? एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो ये वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। और आपको पता है cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। बोलो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। यहां लिख देता हूं cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो बताओ, अब तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना। fn स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया? 2f स्क्वायर। बोलो अब देखो ये -1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? -2f स्क्वायर। बोलो इससे ये एलिमिनेट हो गया और fn की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही तो मैंने सबसे पहले आपको बोला था, यही तो मैंने अभी आपको बोला था कि जब दो फोर्सेस है, दोनों की वैल्यू बराबर है, वेक्टर में हमने ऐसा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना होने वाला है? 0। और यहाँ पर भी मैंने आपको एक नियम बताया हुआ था, वेक्टर में हमने पढ़ा था, अगर वेक्टर ए का मॉडुलस वेक्टर बी के बराबर है और कह रहा है कि रिजल्टेंट भी ईदर के बराबर है, तो ऐसी परिस्थितियों में एंगल 120 डिग्री आता था। अब यहाँ पे इसका उल्टा था, यहाँ पे उल्टा क्या था? कह रहा था वेक्टर ए, इसको मान लो कोई वेक्टर क्या था? ए था, ये वेक्टर कोई क्या था? बी था। तो कह रहा है वेक्टर ए वेक्टर बी के क्या है? बराबर है, और एंगल कितना है? 180। तो बताइए रिजल्टेंट कितना होगा? इसी के बराबर तो आने वाला है ना। यही तो आया, देखो यही क्या आया? एफ आया। एफ की वैल्यू क्या आ गई? के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बताओ हमसे पूछा गया था सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स कितना होगा, और हमने आंसर बता दिया कितना होगा? 0 होगा। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। हटा देता हूं इसको। मजा आ रहा है? एक्सप्लेनेशन नीट एंड क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन को देखना कि इसकी लैंग्वेज क्या कह रही है, मैंने बोल के आपको बताया। आप चाहें तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं, उसके अंदर जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स होते हैं वहां पे इसका प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है वहां पे मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान से सुनना। फिर से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और फिर से कह रहा है कि चार्जेस तीनों पे क्या है? वर्टेक्सेस पे सेम है। तो इस बार अब Q1 Q2 Q3 की जगह क्या रख ले रहा हूँ? Q ही रख ले रहा हूँ। अब तो आप थोड़ा सा एडवांस हो गए हो, थोड़ा सा समझदार तो होने ही लगे हो। अरे मेरे स्टूडेंट हो, थोड़ा बहुत तो समझदार होना भी चाहिए। बोलो अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूँ, मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। बोलो यहाँ पे बनाता हूँ ऐसे, और हमसे कह रहा है कि यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर चार्ज रखा है Q, यहाँ पर भी चार्ज रखा है Q। लेट्स से ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, और ये कोई पॉइंट C है। ठीक है, विजिबल है ना? अच्छे से दिख तो रहा है ना? ये कोई पॉइंट C है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि फिर से इसका सेंट्रॉइड है और तीनों वर्टिक्सेस पे हमने सेम चार्ज रख दी है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो आपको पता है सारे साइड्स क्या होने वाले? बराबर, और एंगल्स इनके बीच में कितने होने वाले? 60 डिग्री के। बोलो यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 और यहाँ पे भी 60। बोलो हाँ या ना। क्लियर? अब हमसे कह रहा है कि हमें इस सेंट्रॉइड पे, ये जो सेंट्रॉइड है ना, हमें यहाँ पे एक चार्ज रखना है, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए और उसका साइन क्या होना चाहिए, सो दैट ये सब चार्जेस किस में रह सके? इक्विलिब्रियम में रह सके। तो इसकी एक लाइन में आपको लिख के बता दे रहा हूं। बोल रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ a charge which is placed at the center, या सेंट्रॉइड लिख दो, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, या सेंट्रॉइड लिख दो, placed at the centroid, और उसके साथ साथ हमें एक बात और भी बतानी है। क्या बताना है? कि सेंट्रॉइड सो दैट ताकि क्या हो सके? ये जो चार्जेस है, सो दैट द चार्जेस एट वर्टिक्सेस क्या कर सके? रिमेन इन इक्विलिब्रियम। एक बार मैं चेक कराता हूं जरा, विजुअलिटी है, नीचे क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझसे कह रहा है कि यहाँ पे एक चार्ज रखना। अभी मैं इस वो को हटा देता हूँ, ठीक है ना? थोड़ा सा ज्योमेट्री, थोड़ा सा ड्राइंग करनी पड़ेगी।
बोल रहा है कि बताइए कि क्या साइन होना चाहिए अगर मैं एक चार्ज रखना चाहता हूं इस सेंट्रॉइड पे, उसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये भी डिस्कस करेंगे। और उसकी मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू कितनी होनी चाहिए बताओ। अगर ये तीनों चार्जेस ए बी और सी पे जो चार्जेस रखे ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है। देखो तो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं चार्जेस का इंपैक्ट देख लेता हूं। तो बताओ इस चार्ज ने इस पे ऐसे फोर्स लगाया होगा, आप कहोगे इस पे क्यों देख रहे हैं, अभी बताता हूँ, थोड़ा देखते रहो समझ आ जाएगा। तो लेट्स से इसने कोई एफ फोर्स लगाया होगा। बोलो अब मैं ये नहीं बताने जा रहा हूँ आपको, ये क्लियर होगा ये तीनों फोर्सेस क्या होने वाले हैं, सेम, क्योंकि तीनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम। बोलो तीनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम। डिस्टेंसेस भी क्या है, सेम। तो फोर्सेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो बोलो ये भी इसको कैसे रिपल करेगा, एफ फोर्स से रिपल करेगा। बोलो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपको पता है कैंची वाले में ऐसे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, ये कैंची वाले एंगल्स क्या होते हैं बराबर, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो बोलो यहाँ इन दोनों का क्या आएगा, कोई रिजल्टेंट। बोलो यहाँ इन दोनों का क्या आएगा, कोई रिजल्टेंट। ओके सेंट्रॉइड पे तो नहीं कर रहे। अब यहाँ से शुरू होती है कहानी, ध्यान से सुनना। कह रहा है सो दैट द चार्जेस एट वर्टेक्सेस, उसने बताया है कि जो किनारों पे या जो कोनों पे जो रखे हुए हैं क्या चार्ज रखे हैं, जो इसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे हैं, इसके जो वर्टेक्सेस पे चार्ज रखे हैं वो इक्विलिब्रियम में रह सके। मतलब इन सारे चार्जेस पे जो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स है वो कितना होना चाहिए, 0। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम वैसे तो दो प्रकार का होता है, ट्रांसलेशन का, रोटेशनल का। मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रहा आपको, यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन के इक्विलिब्रियम की ही बात कर रहा हूँ। और ट्रांसलेशन का इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, नेट फोर्स शुड बी 0। कहां पे, वर्टेक्सेस पे। इसीलिए मैं कहां पे निकाल रहा हूं, वर्टेक्सेस पे ही निकाल रहा हूं। आप चाहो यहां निकाल लो, आप चाहो यहां निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ ये नेट फोर्स आया है कहां, ऊपर की तरफ। इसका नाम रख दे रहा हूं कोई एफ एन। तो पहले इस एफ ने एन की वैल्यू निकाल लेता हूं। बोलो अरे समझ आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं ही पढ़ा रहा हूं, बोलो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस 60। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एफ एन स्क्वायर इक्वल टू, बोलो एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, और ये भी कितना हो गया एफ स्क्वायर। और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो इससे ये 2 मर गया, कितना बचा एफ स्क्वायर। अरे नहीं आया क्या, आ गया होगा। cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। तो यहाँ रखूंगा जब हाफ, तो ये हाफ, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ स्क्वायर कितनी बार, 3 बार एफ स्क्वायर। जब इसका रूट लेने जाऊंगा तो एफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ टाइम्स ऑफ रूट 3। और चाहो तो एफ की वैल्यू को भी रख सकते हैं। एफ की वैल्यू कितनी है, के। बोलो कितनी है, बोलो कितनी होती है, के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर। इस क्वेश्चन के हिसाब से बोलो चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है, दैट्स व्हाई। तो ये रूट 3 मैंने आगे लिख लिया। इतनी बात आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये तो है नहीं कि एफ नेट की वैल्यू कितनी है, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन था कि एफ नेट सेंट्रॉइड पे कितना है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि सेंट्रॉइड पे कैसा चार्ज रखूं, पहली बात प्लस रखूं या माइनस रखूं, दूसरी बात कि जो चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है और साइन कितना है, क्या साइन होगा। अब समझना, अब मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मैं एक चार्ज रखने लगा, लेट्स से मैंने प्लस चार्ज रखा पहले, तो बोलो क्या होगा, ये प्लस वाला चार्ज, ये प्लस का रखा मैंने, तो ये वाला चार्ज, अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग की हुई है ना, तो इस वजह से आप इसको समझना। तो ये वाला चार्ज, बोलो इस वाले चार्ज को क्या करेगा, ऊपर की तरफ रिपल करेगा। बोलो तो रिपल करेगा, तो यहाँ पे नेट फोर्स का 0 आने का कोई चांसेस नहीं है। क्यों, क्योंकि एक फोर्स, नेट फोर्स पहले से ऊपर की तरफ है। बोलो ये एफ एन पहले ऊपर से और ऊपर की तरफ है, और इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पे फोर्स लगाया, तो ये भी ऊपर की तरफ लगा, तो ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना, ये तो दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड हो गए फोर्सेस की कोई ना कोई क्या आ जाएगी, वैल्यू। और वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि एफ नेट क्या आना चाहिए, 0। किसमें है, इक्विलिब्रियम में। अगर मैं इसको माइनस रखूं, किसी के दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा, लेकिन हमें उसको कंसीडर नहीं करना है। क्यों, हमसे कह रहा है जो वर्टिसेस पे रखे हुए चार्ज है ना, वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। हमसे कहता है अगर सेंट्रॉइड पे रखा हुआ चार्ज इक्विलिब्रियम में होता, तो हम कहते हैं ये वाला फोर्स इसको ऐसे धक्का लगाएगा। बोलो हाँ या ना, यही चीज समझनी है इसमें, नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल। तो हमसे वर्टिसेस पे बात की गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अगर कहता सेंट्रॉइड पे नेट फोर्स 0 है, तो मैं क्या कहता, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लगाता। अब हमें चाहिए क्या, नेट फोर्स 0। हमें चाहिए क्या, नेट फोर्स 0। इसका मतलब अगर मैं इसको नेगेटिव ट्राई करूं, तो बोलो अब ये वाला इसको पहले क्या कर रहा था, रिपल कर रहा था, लेकिन अब ये वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अरे बोलो हाँ या ना, ये ओ था सेंट्रॉइड,
ठीक है, इतना नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लो, नहीं किया तो कर लिया, ओके एसएस ले लिया, ठीक है हटाता हूं। अब समझना, अब पहले तो मैं इसकी वैल्यू निकाल लूं, किसकी वैल्यू निकाल लूं, इस फोर्स की वैल्यू निकाल लूं। क्या इस फोर्स की वैल्यू इन फोर्सेस के बराबर आने वाली है? मैं आपसे बोलूं क्या ये जो लेट्स से ये फोर्स F1 है कोई, तो ये मैं आपसे बोलूं सर F1 की वैल्यू क्या होने वाली, तो आप कहोगे F1 की वैल्यू क्या होगी सर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स से Q है, और Q2 की वैल्यू कितनी है, कैपिटल Q अपॉन R। R का मतलब क्या होता है, दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये चार्ज स्मॉल q, ये चार्ज कैपिटल Q, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, OC, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, OC, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। इसका मतलब ये वाला फोर्स इसके फोर्स के बराबर नहीं होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पहली बात तो ये चार्जेस दोनों क्या है, ये वाला चार्जेस डिफर कर गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया माइनस का साइन नहीं रखना, आता हो तो रख भी लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, हर बार में प्लस ही लेकर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे बड़ी चैलेंजिंग चीज जो हमारे लिए वो आने वाली क्या है, हमारे लिए आने वाली क्या है, ये OC की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हमें एक बात पता है कि OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC होता है। बोलो अगर हम यहाँ पे OC की वैल्यू रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो अगर हम यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दें, OC की वैल्यू रख दें तो हमारा काम हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। अब इस लाइन को अगर मैं पूरा इस तरीके से ड्रॉ कर लूं, इस तरीके से ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूं, ध्यान से देखना थोड़ा सा, इसकी नेमिंग भी कर देता हूं मैं, इसकी नेमिंग कर देता हूं। लेट्स से ये कोई बी पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट कोई डी रख दे रहा हूं, यहाँ पे कोई ये डी पॉइंट है और यहाँ पे कोई ये सी पॉइंट था। बताओ तो ये पूरा एंगल कितना था, 60, ये पूरा एंगल कितना था, 60, तो ये इतना रहेगा, कितना बचा, बोलो ये कितना बचा, ये कितना बचा, आधा बचा 60 का, तो कितना हो गया 30। बोलो ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी L, तो आधी रह गई, तो ये कितनी बची L/2। बोलो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, OB OC या OD में से अगर हम कोई OA OB या OC में से अगर हम कोई भी वैल्यू निकाल लें तो हमारा काम क्या होगा, हो जाएगा। बोलो क्लियर। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं। अगर मैं, ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से जो CB है, ये जो CB, ये वैल्यू क्या है, नोन हमारे लिए, कितनी है, ये कितनी है L, और ये वैल्यू क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो बोलो तो मैं अगर CD निकाल लूं, CD निकाल लूं मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू को निकाल लूं, बोलो तो उसके बाद मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, फिर मैं इनमें से कोई भी ट्रायंगल एक जो है, एक ट्रायंगल ले लूंगा और मेरा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन। बोलो हाँ या ना, क्लियर, बोलो हाँ या ना। तो यहां से कंपोनेंट बनेंगे। अब आपको कंपोनेंट अगर बनाने नहीं आते हैं तो फिर से अगेन सेम प्रॉब्लम, आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, कि वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे तोड़ते, ये भी मैंने बताया हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता कैसे होते कंपोनेंट, आप करने जा रहे हैं इसके कंपोनेंट। दो तरीके से बता देता हूं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर लेना। देखो अब कंपोनेंट करने जाऊंगा तो इस जो ये जो CB डिस्टेंस है ना, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक AD को लॉन्ग आएगा और एक AD का क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा, लाइक दैट। बोलो तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, बोलो AD इक्वल टू, AD का मतलब यहाँ पे AD की जगह क्या, CD, तो CD इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, CB cos थीटा और CB cos 30 हो जाएगा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 30। बोलो तो यहाँ से CD की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कितनी, CB की वैल्यू हमें पहले से पता कितनी है L, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। एक तो ये तरीका हो गया। अभी पूरी वैल्यू निकली नहीं है, अभी जो वैल्यू में इंपॉर्टेंट बात है वो तो हमारी निकालना बकाया है, लेकिन एक तरीका मैंने बताया। ये दूसरा तरीका आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ पे क्या कर लो ना, यहाँ पे लगा लो, इस पे लगा लो cos थीटा। अगर आपको ये कंपोनेंट नहीं समझ में आता तो आप लगा लो cos थीटा। cos थीटा आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका बेस कौन हो गया, बोलो CD, और हाइपोटेनस कौन हो गया, CB। देखो अब ये ऊपर वाला ही लिखा हुआ है कि CD इक्वल टू CB cos थीटा। क्लियर है, CB इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, CB cos थीटा इक्वल टू CD, बिल्कुल यही ऊपर वाला लिखा हुआ है। तो यहाँ से एक लाइन बढ़ा के लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखने की जरूरत तो है नहीं। CD इक्वल टू CB और CB cos
30 और CB की वैल्यू कितनी है, ये L। तो यहाँ से मैंने निकाल ली। आप दोनों तरीके से समझ सकते हो। लेकिन मुझे ये वाली वैल्यू तो निकालनी नहीं है, मुझे निकालनी कौन सी, या तो ये वाली वैल्यू मुझे पता चल जाए या ये वाली वैल्यू मुझे पता चल जाए। बोलो क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। इसको हटा दूं यहाँ से, ये विजिबल ये तो नोट कर लिया होगा ना, इसको हटाता हूँ। अब देखो मुझे क्या निकालना है, ध्यान से सुनना। मुझे ये या तो मैं OB निकाल लूँ या OC निकाल लूँ या OD नहीं सॉरी OB निकाल लूँ या OA निकाल लूँ या OC निकाल लूँ, सारी वैल्यूज क्या बराबर। अब मैं इस ट्रायंगल को ले रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको ले रहा हूँ, किसको, ODB को, ODB, इसको मैंने ऐसे निकाला बाहर। अगेन ये पूरा एंगल कितना है 60, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 30। ये इसका नाम क्या है पॉइंट का O, इस पॉइंट का नाम क्या है B और इस पॉइंट का नाम क्या है D। बोलो। और हमें एक बात पता है कि ये जो वैल्यू है ये कितनी है, ये L/2 है, क्योंकि पूरी क्या है L। विजिबिलिटी चेक कर लूं पहले, विजिबिलिटी चेक कर लूं, यस है विजिबल। तो बोलो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है L, तो ये कितनी हो गई L/2। बोलो बोलो। अब मुझे निकालना है क्या, ये OB निकालनी है मुझे। OB ही किसके बराबर हो जाएगी, OC की। तो ये यहाँ से साफ कर दूं, नहीं करूं, अच्छा तो यही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से अगर आपको कंपोनेंट नहीं समझ आता तो आप लगा लो क्या cos 30 या cos थीटा लगा लो। तो cos 30 बोलो, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हो गया, बोलो बेस कितना हो गया DB अपॉन हाइपोटेनस कितना हो गया OB। बोलो क्लियर, OB। तो यहाँ से DB की वैल्यू या OB की वैल्यू कितनी हो गई, एक सेकंड cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू निकालनी, OB की। ठीक है नहीं गड़बड़ है, उल्टा हो गया। cos थीटा क्या हो जाएगा, बोलो बेस क्या है, बोलो बेस क्या है, बेस है हमारा BD या DB अपॉन OB, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से OB की वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो यहाँ पहले cos 30 की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं। तो बताओ cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बोलो इक्वल टू BD ये कितना है L/2 और OB ये हमें निकालना। तो ये 2 से 2 चला गया। बोलो तो OB विजिबल पता नहीं है भी कि नहीं, एक बार लिख के चेक कर लेता हूँ। OB इक्वल टू रूट इधर चला जाएगा, √3, तो ये डिवीजन में चला गया। विजिबल है ठीक है। तो यहाँ से OB की वैल्यू मिल गई। और आपको पता है OB ही बराबर किसके होगा, OC के होगा, और OC ही किसके बराबर होगा, OA के। तो ये वैल्यू को अब मैं यहाँ रख देता हूँ और मेरा आंसर बन जाएगा। आप इसको नोट करो। ये एक्सप्लेनेशन है, वैसे कुछ लोग को याद भी रहता है कि ये इसका 2/3 टाइम्स होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं क्योंकि पूरा सॉल्व करा रहा हूँ, बेसिक से बताता हूँ, तो मैं कुछ याद कराना नहीं चाहता, तो इसलिए मैंने आपको ये करके बताया। अब मेरे को पता चल गया कि OB OC की वैल्यू कितनी। मैं ये भी प्रूफ करवा देता कि OA OB और OC बराबर होती है, लेकिन मैं मैथ का टीचर नहीं हूं, मैं फिजिक्स सॉल्व कर रहा हूं, तो मैं उसी हिसाब से बता रहा हूं। ठीक है, अब मुझे पता चल गया। अब मैं यहाँ पे वैल्यूज को रख देता हूं। तो पता है F1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q अपॉन OC की वैल्यू कितनी है, L अपॉन √3 का स्क्वायर। बोलो तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा Q अपॉन L स्क्वायर। बोलो क्लियर, कोई डाउट, बोलो क्लियर। अब हमसे क्वेश्चन ने ये पहले से कहा है कि ये सारा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। तो हम दो बातें कह सकते हैं। देखो दो बातें कह सकते हैं। हम कह सकते हैं Fn ही किसके बराबर होगा, F1 के, या आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि Fn नेट फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज एंड दिस चार्ज प्लस समेशन ऑफ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द F नेट या नेट डैश, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, क्वेश्चन ने कहा है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं कि Fn ही क्या होने वाला है, F1 होने वाला है। अब इनकी वैल्यूज को रख लेते हैं। Fn की वैल्यू कितनी थी, बोलो Fn की वैल्यू कितनी थी। आप पीछे जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा √3 Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर थी Fn की वैल्यू। और F1 की वैल्यू ये अभी हम लोगों ने यहां से निकाली है, दिस इज 3 K स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर। बोलो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी ये हो गई, ये प्लस था तो ये इधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये प्लस था, यहाँ पे दोनों जुड़े हुए, इधर 0 तो बराबर में जाके कैसा हो जाएगा
माइनस का, ठीक है। बोलो ये के से के एलिमिनेट, ये एल स्क्वायर से एल स्क्वायर एलिमिनेट, यहाँ एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ कितना बचा, √3 टाइम्स ऑफ स्मॉल क्यू इज इक्वल टू -3 टाइम्स ऑफ कैपिटल क्यू। और हमें कैपिटल क्यू की ही वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन ने हमसे डिमांड की है। तो बताओ कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कितनी, -√3/3 इंटू स्मॉल क्यू। इसको चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता है √3 से ये कैंसिल होगा, तो -1/√3 इंटू क्यू। कौन सा क्यू, स्मॉल क्यू। विजुअलिटी चेक कर लूं पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, विजुअल है। हाँ देखो अब ये ऑटोमेटिक कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। अगर हमने यहाँ पे पॉजिटिव भी माना होता तो भी ये बाद में हमें पता चलता है ये कैसा है, निगेटिव। मतलब हमारा माना हुआ कन्वेंशन का मतलब जो हमने चार्ज का जो साइन लिया था वो पॉजिटिव या निगेटिव, अगर हमसे मिस्टेक हो भी रही थी तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें फाइनली जो आंसर है वो इस तरीके से प्रूफ करके दे रहा है कि ये वैल्यू कितनी आ रही, -1/√3 स्मॉल टाइम्स ऑफ क्यू, ठीक है। ये स्मॉल क्यू, तो कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, -1/√3 इंटू क्यू। हमसे पूछा गया था इसका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा, तो साइन नेगेटिव होगा और मैग्नीट्यूड बोलो कितना हो जाएगा, छोटे वाले चार्ज का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ किसी को दिक्कत है, तो छोटे वाले चार्ज को अगर मैं कह दूं तो Q/√3 ये मैग्नीट्यूड आने वाला है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। एक क्वेश्चन मैं आपको और बताने जा रहा हूं, ठीक है, समझ आ रहा होगा, आई थिंक क्लियर होगा एकदम बिल्कुल से, बहुत ही अच्छे से बताया, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। बोलो ठीक है। एक क्वेश्चन और है, फिर से यही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। देखो हर बार में केस अलग है, पहली बार में क्या था, नेट फोर्स ऑन सेंट्रॉइड पूछा गया था। इस बार वर्टिसेस पे रखे हुए फोर्सेस का नेट फोर्स क्या था, 0, लेकिन चार्ज की वैल्यू पूछी गई थी। बोलो अब इस बार हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल पे फिर से 3 चार्जेस रखे हैं, लेकिन इस बार डिफरेंस क्या है, एक चार्ज प्लस है, दूसरा चार्ज माइनस है, तीसरा चार्ज प्लस है। मतलब तीनों चार्जेस में से एक चार्ज जो है माइनस का है, 2 चार्जेस कैसे प्लस के, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो कहीं पर भी रख लेते, लेट्स से यहाँ पे हमने प्लस क्यू रख लिया, यहाँ पे हमने माइनस क्यू रख लिया और यहाँ पे हमने प्लस क्यू रख लिया, ठीक है। हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू या फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम क्या पूछा गया, व्हाट इज द फोर्स, या व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। अगर सही से नहीं देखोगे तो 1 महीने बाद, 15 दिन बाद ये सब एक जैसे लगने लगेंगे। अब इस बार ये नहीं कह रहा है कि सेंटर पे बताओ या इस पे बताओ या इस पे बताओ या इस पे बताओ, ना कह रहा है सब पे बताओ। फाइंड द फोर्स ऑन ईच चार्ज, तो सबका सबके साथ बना लेते। तो बोलो ये वाला चार्ज इस वाले, अब देखो एक बात तो क्लियर है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये डिस्टेंसेस क्या होंगे, सेम। फोर्स क्या होने वाला है, सेम। बोलो सारे फोर्सेस क्या होने वाले हैं, सेम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंसेस क्या है, सेम है। चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है। साइन से हमें फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी फोर्स में क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो F = K Q1 Q2 का मतलब क्या हो गया, Q²/L²। फोर्स की जो सिंपल वैल्यू अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ जो सबके लिए काम करेगी, Q²/L² होने वाली है। क्यों, चार्जेस सब क्या है, सेम है मैग्नीट्यूड वाइज, और डिस्टेंस सबकी क्या है, L। तो मैं कह सकता हूं इसने इसको F फोर्स से धक्का दिया होगा। बोलो अब कहो तुम, क्या इसने नहीं दिया होगा, दिया होगा। क्या निकालेंगे, निकालेंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है, यही डिफरेंस हमें समझना है। अगर हमसे कह देता क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज, इस पे कह रहा होता, या हमसे कह देता फाइंड द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स ऑन द लेफ्ट चार्ज, तो इस पे तो हम ये नहीं कहते ये इसको ऐसे धक्का मारेगा। हम क्यों कहते, हम बस ये देखते इसने इस पे निकालना है तो इसने धक्का मार दिया, अब इसका देखते ये क्या करेगा। क्लियर है कि नहीं, लेकिन इस पे करना तो सबका सबके साथ देखना पड़ेगा। बोलो हाँ, अब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे अट्रैक्ट करेगा,
मेरे मन की बात कर दो, ये वाला इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा। लो ऐसे अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा ऐसे करके। बोलो क्या ये वाला इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, ये भी करेगा ऐसे करके। बोलो बोलो, क्लियर है? क्लियर है? ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसने इसको रिपल कर दिया, इसने इसको रिपल कर दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना। हाँ, इसका तो बनाना भूल ही गए। इसने इसको क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। और एक बात आपको पता है, ये वैल्यू क्या होगी? फोर्स एफ होगा। ये भी क्या होगा? 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 एफ होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेस आर सेम एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज इज आल्सो सेम, तो द वैल्यू ऑफ द फोर्स विल बी आल्सो सेम। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं, अब देखो, आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये वैल्यू कितनी होने वाली है? एंगल की वैल्यू कितनी होने वाली है? 60। बोलो 60। अब देखो, ये फोर्स एफ है, ये फोर्स एफ है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आएगा। मान लेता हूं एफ एन 1 कर लेता हूं इसको। बोलो ये एफ वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला एफ एन 2 कर लेता हूं। बोलो ये दोनों फोर्स है, ये भी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला एफ एन 3 कर लेता हूं। बोलो सबकी वैल्यू को निकालता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। बोलो तो एफ एन 3 से शुरू करता हूं। यार इनके डायरेक्ट बता दूं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ इनके आंसर, इनका एंगल कितना है? 120। और अभी अभी हम सीख क्या है? बताओ दोनों वेक्टर क्या है? बराबर। थोड़ा सा मार लें, दोनों शॉर्ट क्या ही जाता है तुम्हारा। बोलो दो वेक्टर ए और बी क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, एंगल 120 है, एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? इधर के बराबर। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये रिजल्टेंट भी कितना आने वाला है? एफ। अभी अभी हम करके आए, आपको नहीं समझ आता तो एक बार करके निकाल देता हूँ बस। इसका, इस वाले का निकालने जा रहा हूँ, उसका तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसका निकाल देता हूँ। तो बोलो क्या हो जाएगा? एफ एन 2 स्क्वायर विल बी, बोलो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी कॉस 120। कॉस 120 की वैल्यू माइनस का हाफ, तो ये हाफ लगेगा, तो इससे 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का एफ स्क्वायर, ये 2 बार एफ स्क्वायर, ये 1 बार एफ स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से एफ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एफ। यही तो मैं आपसे बोल रहा था, इस बात को आपको मैंने वेक्टर में भी पढ़ाया था, तो भी मैंने बहुत बताया था। और मैंने ये भी कहा था कि क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जब हम पढ़ाई करेंगे तो यहाँ वहां पर भी आने वाला है कि जब दो वेक्टर सेम हो, उनके बीच में एंगल 120 डिग्री का हो, 120 डिग्री का एंगल हो, तो रिजल्टेंट भी क्या होता है? इधर के बराबर आने वाला है। यहाँ से क्लियर? यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू अगर मैं निकालूं, ये 60 डिग्री वाले की वैल्यू निकालूं, तो अभी अभी मैंने इसको भी निकाला था, बहरहाल निकाल देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका नाम रखा है मैंने एफ एन 3 को रखा है। स्क्वायर विल भी, बोलो एफ स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एफ कॉस 60। कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है? हाफ। सबको पता है कॉस 60 वैल्यू कितनी होती है? हाफ होती, तो यहाँ हाफ रखूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो एफ स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू तीसरा नेट फोर्स। तो यहाँ से जब स्क्वायर रूट लेने जाऊंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3 टाइम्स ऑफ एफ, या हम चाहे तो एफ की वैल्यू को एक्सपोज भी कर सकते हैं, दैट विल बी √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यही तो हमने एफ की वैल्यू मानी थी। इसका मतलब इसका जो नेट फोर्स है वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ। अब ध्यान से समझना, देखो अब ये तो हो गया हमारा आंसर कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज। इस पे कितना आ गया? एफ, मतलब के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पे भी कितना आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे और भी कहता एंड ऑल्सो डिस्कस द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम या ट्रायंगल, क्या होता? तो मैं इसको भी मैं सेट कर सकता था। देखो और कैसे सॉल्व कर सकते थे? देखो अब ये वेक्टर हो गया कोई जो सॉल्व होके आ गया एफ, ये भी वेक्टर हो गया कोई सॉल्व होके आ गया। अगर बोलो इसको ऐसे पीछे, देखो आंसर तो हो चुका है, मैं आपको और आगे की बात बता रहा हूँ। अगर ये इसको मैं ऐसे बढ़ाऊं और इसको मैं ऐसे बढ़ाऊं, बोलो तो इन दोनों को मिलाऊं, ये एंगल कितना हो जाएगा? बोलो 60 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? अब बताओ ये कोई क्या फोर्स? एफ वेक्टर है, ये भी कोई क्या? एफ वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट निकालूंगा, ऐसे आएगा कहाँ? ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू कितनी होगी? ये देखो अभी निकल के तो आई है ना।
आप कहोगे ये तो ऊपर वाले की, तो नीचे वाले की भी तो यही आने वाली है ना, क्योंकि ये वैल्यू कितनी है एफ, ये वैल्यू भी कितनी है एफ, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा, √3 टाइम्स ऑफ एफ। क्लियर है, बोलो क्लियर है, क्लियर है। अब मैं एक सवाल आपको इसमें क्या तो करूंगा, होमवर्क में देने वाला हूं, तो मैं सवाल को नोट करता हूं। ये क्वेश्चन है, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस है जिनको हमने किसी स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखा हुआ है और जो स्क्वायर का साइड लेंथ है वो 0.2 मीटर का है। कैलकुलेट द फोर्स ऑन वन चार्ज। किसी एक चार्ज पे आप फोर्स की सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और मुझे आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ओके, आई थिंक नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। इसको हटा रहा हूं, इसका आपने आंसर मुझे बताना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करेंगे इस पे, फिर इसी के अंदर एक दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट है उसको भी क्लियर कर लेंगे और फिर इस लेक्चर को क्लोज कर देंगे। मुझसे बोल रहा है कि क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है। बोल रहा है कि इस पे फिर से 3 चार्जेस जो है इसके वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है +5 माइक्रो कूलम और यहां पे वैल्यू है +10 माइक्रो कूलम और सी पे भी वैल्यू है -10 माइक्रो कूलम। बोलो क्लियर। और ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर की है। आपको पता है साइड्स बराबर होती है तो साइड 5 सेंटीमीटर की है। हमसे कह रहा है, हमसे क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए पॉइंट पे हमें रिजल्टेंट फोर्स बताना है इन 2 चार्जेस की वजह से। हमारे लिए काफी आसान होने वाला था। बोलो तो क्या करेंगे, इस पे बताना है, इस पे तो बोलाओ क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बोलो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा बताओ, अट्रैक्ट करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा बताओ, बोलो क्या करेगा। ऐसा कर लेता हूँ, ये वाला -10 कर लेता हूँ और ये वाला +10 कर लेता हूँ, थोड़ा सा कन्वीनियंशियली इजी हो जाएगा डायरेक्शन बनाने में। अब इसको प्लस करूंगा तो ये इस तरीके से बनेगी डायरेक्शन, इसको करूंगा तो ये इस तरीके से बना लेगा आराम से। ठीक है, हाँ तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रिपल करेगा। लेट्स से कोई F1 फोर्स है, पहले मैं चेक कर लूं विजिबिलिटी, F1 दिख रहा है, F1 दिख रहा है बताओ, हाँ दिख रहा है। ओके, F1 है और आपको पता है F1 और F1 की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूं तो कितनी जाएगी, Q1 कितना है 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 इंटू Q1 हो गया, Q2 कितना है 5 इंटू 10⁻⁻6। बोलो और क्या है, क्या है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो 5 इंटू 10⁻⁻2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, उसको बाद में देखेंगे। तो हमने देख लिया ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल इस वाले को कर रहा है। क्या ये वाला चार्ज इसको रिपल ऐसे नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा, लेकिन हम इसको देखने वाले नहीं है क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कहां पर बताना है, ए पर बताना है। अगर क्वेश्चन बोल रहा होता कि सी पे बताइए, अगर बोलता सी पे बताइए तो इस पे देखते। आई थिंक क्लियर होगा जो कॉन्सेप्ट हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट +5 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे -10 माइक्रो कूलम है। तो बोलो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको ऐसे क्या करेगा, बोलो ऐसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। बोलो क्लियर है, क्लियर है। तो इसका फोर्स कोई होगा, मान लो क्या है, कोई F2 फोर्स होगा। बोलो अब ध्यान से देखो, ये फोर्स भी इतना ही आने वाला। अगर मैं F1 की वैल्यू मैंने लिखी है, F2 की वैल्यू भी मैं लिख दूं तो बताओ K की वैल्यू सेम रहने वाली है। चार्जेस की वैल्यू क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 10 है, यहाँ पर भी क्या थी 5 और 10 थी। प्लस माइनस से हमें लेना देना नहीं है, हमने कहा हर बार में क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे। तो बताओ F2 की ही वैल्यू भी इतनी आने वाली है। इसको मैं कह सकता हूँ, इसका मतलब यही क्या हो गया, F2 हो गया। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, ये F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ F, और F की वैल्यू कितनी है ऊपर मुझे पता है। ये यहाँ पे चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ K 10 इंटू 10⁻⁻6 5 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 टू दी होल स्क्वायर, टू दी होल स्क्वायर। क्लियर। अब बताओ, ये फोर्स का नाम मैंने F रख दिया, इस फोर्स का नाम भी मैंने F रख दिया। ये कोई 2 वेक्टर है, बताओ तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ कहीं आने वाला है। लेफ्ट से इसका नाम कोई क्या है, Fn है या Fr है, आप कुछ भी बोल दो, नेट फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है। तो बताओ इन दोनों के बीच में एंगल बहुत ही क्लियरली दिख रहा होगा, कितना है 120
बोलो 120। तो क्या मुझे अब आंसर बताने की जरूरत है? मैं बहुत करा चुका हूँ ऐसे सवाल, और इस केस में आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है कि जब दो वेक्टर्स बराबर हो, जब दो वेक्टर्स क्या हो, बराबर हो, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, एंगल 120 डिग्री का हो, तो रिजल्टेंट भी क्या होता है, इधर के बराबर होता है। इसका मतलब यही किसके बराबर आने वाला है, रिजल्टेंट के। मैंने लिख दिया एफ एन इक्वल टू क्या है, एफ। अगर इसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वाइज बतानी हो, अगर इसकी वैल्यू हमें न्यूमेरिकल वाइज बतानी हो तो क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वाइज बतानी है तो इसको निकाल ले रहे हैं, इस वैल्यू को सॉल्व आउट कर लेते हैं। 9 इंटू 10⁻9, बोलो बोलो, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा 10⁻+4, इससे गया तो कितना बचा 10⁻⁻2, एक जीरो इससे चला गया तो कितना बचा 10⁻⁻1, और के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, इससे गया तो 10⁻⁻8। आप ये कर रहे हो कौन सी मैथमेटिक्स कर रहे हो भाई, ऐसा है, ये मैथमेटिक्स करना तुम्हारा काम है, ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना, गुणा भाग करके मैं तुम्हें बताऊं, ये मेरा काम नहीं है। बोलो, और देखो ये 5 है, ये क्या है 5 है, ये 2 बार 5 है, तो एक बार 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इसको कर लूंगा क्या 90, 90 बचे 5, कितना आता है 18। तो मैं पूरा सॉल्व करने के बाद लिख दे रहा हूँ 18, और पावर्स कितने हो जाएंगे 6 6 12, यहाँ गया 9 बचे, और यहाँ से 4 पे ऐड हो गए, तो यहाँ से पावर्स आएंगे 0 पावर्स हो जाएंगे, मतलब कोई पावर्स नहीं बचेंगे। इसका मतलब 18 न्यूटन ही आने वाला है। क्लियर 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 क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो पूरा हमने सॉल्व किया हुआ है। हाँ, अगर वेक्टर में बताना है तो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन बता सकते हैं। अब आप एक बात बताओ, ये एंगल मैंने पूरा 120 ले लिया, ऐसे एंगल पूरा 120 हो गया। अगर मुझसे कहा जाए कि कितने डायरेक्शन पे, तो मैं अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, बोलो 10 अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कितने निकाल सकता हूँ, बोलो, रिजल्टेंट के साथ जो एंगल बनाया है उस एंगल को मैं क्या कर लूँ, उसका बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा ले लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है, बताओ क्लियर है, क्लियर है। अब तो ये बहुत आसान है, इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे 10 अल्फा आपसे कहा जाए, आप कहोगे क्या बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, मतलब कोई अब बी ए का यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या, इवन रिजल्टेंट की वैल्यू भी क्या है सेम है। तो मैं कह सकता हूँ 18 साइन थीटा का मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना है 120, अरे बोलो यार, प्लस 18 प्लस 18 कॉस 120। आप कहोगे ये तो ए प्लस बी कॉस थीटा होता था, ए प्लस बी ही लिखा हुआ है क्योंकि ए और बी की वैल्यू क्या है सेम है। तो यहाँ पे साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, जितनी साइन 60 की होती है, ये कितना हो जाएगा 10 अल्फा इक्वल टू 18, ये कितना हो जाएगा √3/2 अपॉन 18 प्लस, आपको पता है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है माइनस का हाफ, तो यहाँ माइनस पहले ही लगा दे रहा हूँ, तो 18 इंटू 1/2। अब इन वैल्यूज को क्या रख के हम इस बात को सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्या, बोलो क्या नहीं कर पाएंगे क्या, क्या नहीं कर पाएंगे, बोलो। एक छोटी सी मिस्टेक है, दिस इज नॉट 80 न्यूटन, दिस इज 180 न्यूटन, ठीक है, ये 18 नहीं है 180 है। ओके 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 गाइस, ओके गाइस, ओके गाइस, ठीक है। हाँ, अरे क्या फर्क पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो हैं। तो ये अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यहाँ से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा लेक्चर ऑलरेडी काफी लंबा होता जा रहा है, तो यहाँ से जो वैल्यू है मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ से एंगल की वैल्यू 60 डिग्री आने वाली है। आप सॉल्व आउट करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, मतलब 1/√3 ऐसी कोई वैल्यू आने वाली है। 10 60 की वैल्यू कितनी होगी, 10 60 इक्वल टू साइन 60 अपॉन कॉस 60, हाँ तो ये √3 के बराबर आएगा, tan थीटा इक्वल टू √3 के बराबर आएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, बोलो कोई डाउट है, आई थिंक नहीं होना चाहिए। ये सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का इन्फ्लुएंस अगर हम देख लें और उन सबको वेक्टर सम कर दें, तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो नेट फोर्स की मिलती है। नेट कोई वेक्टर होता है, यहाँ फोर्स है, आगे चल के इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो अब मेरे पास एक सवाल है, बोल रहा है ये कैपेसिटर है, आपको नहीं पता है कैपेसिटर है, तो तब तक के लिए आप ऐसा एज्यूम कर लीजिए, अगर आपने नहीं पढ़ा है कैपेसिटर, आप नहीं जानते कैपेसिटर क्या होता है, तो ऐसा एज्यूम कर लीजिए कि ये कोई एक प्लेट है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है फैला हुआ, ये कोई एक प्लेट है जिसपे नेगेटिव चार्ज है फैला हुआ, क्लियर। और यहां से बोल रहा है कि मैंने कोई एक इलेक्ट्रॉन फेंका है, सबको पता है इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन को फेंका है
बी नॉट वेलोसिटी से। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा, माइनस, मतलब ये जब जैसे ये अंदर इंटर करेगा, जैसे ये अंदर इंटर करेगा, जैसे ये अंदर इंटर करेगा, बोलो क्या होगा, इस पे लगेगा एक फोर्स। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को अभी मुझे हटा देना चाहिए, इसलिए हटा देना चाहिए क्योंकि फिर जैसे ये इसमें आएगा अंदर, इस पे फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा। हम कहेंगे फील्ड में चला गया, इसकी ट्रैजेक्टरी ये कुछ इस तरीके से बनाता है, वो चला जाएगा। तो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी। वैसे तो मेरे लिए बहुत आसान है, हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या कर सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी और परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। लेकिन चूंकि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया नहीं है, सॉरी, मुझे इस क्वेश्चन को हटाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही पढ़ाऊंगा वैसे ही मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे बी वाई अपॉन बी एक्स रख देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। बी एक्स चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है। किसमें एक्सेलरेशन, किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में, ड्यू टू द दिस फोर्स। पता है दिस फोर्स कौन सा फोर्स, जो चार्जेस मौजूद है, तो ये चार्जेस इस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या है, या तो ऊपर लगेगा फोर्स या तो नीचे लगेगा। ऑफकोर्स यहाँ ऊपर लगता हुआ दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन अभी के लिए मुझे हटाना पड़ेगा। ओके, अभी के लिए हटाना पड़ेगा, तो किसके बारे में अभी नहीं बता सकता मैं। अभी मैं आपको बता दूंगा, पर आपको समझ नहीं आएगा, पर आपको पता नहीं उन्होंने क्या बता दिया, पता नहीं सर क्या बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया भी नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ई क्या होता है पता नहीं है हमें। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए अलग होता है, और जो कॉन्टिन्यूस चार्ज सिस्टम है उनके लिए अलग होगा। डोंट वरी, ये क्वेश्चन जो है डोंट वरी, लेकिन हम इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है, बाद में कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताने वाला हूँ। सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल पे ही ये कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को नीट, जेई या स्कूल में, बोर्ड में भी आपको बहुत देखने को मिलेगा। हमसे कहा जाएगा कि दो चार्जेस है, कोई लेट्स से किसी की वैल्यू दे रखी हुई Q1 Q2 ऐसे करके, और कहेगा तीसरा चार्ज कहाँ रखें, तीसरा चार्ज कहाँ रखें जो कि किस में रहे, इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब उस चार्ज पे समेशन ऑफ नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो उसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, मतलब कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन होगा उस चार्ज की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू पूछी जा सकती है, 2 कूलम 4 कूलम क्या होगी, या Q/2 Q/3 लाइक क्या होगी, या उसका साइन क्या हो सकता है। ये 3 सवाल हमसे पूछे जाएंगे। तो उसके विषय में पहले मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। पहले हम उस एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि हमें चार्ज कहाँ पर रखना चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास ये लेट्स से कोई दो चार्जेस हैं, ये चार्ज है कोई Q1 और ये चार्ज है कोई Q2, और इन दोनों के बीच में ये कोई डिस्टेंस है r, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बात मेंशन भी कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो Q2 है ये Q1 से क्या है, बड़ा है। कोई ना कोई चार्ज बड़ा होगा, छोटा होगा, या बराबर भी हो सकता है। बराबर वाली कंडीशन सबसे आसान है, तो सबसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि कहां पर रखें तीसरा चार्ज ताकि वो इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो एक एक करके शुरू करते हैं। लेट्स से यहाँ पे रखें, बोलो हाँ। और एक बात आपको पता है फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इनवर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। तो यहां से शुरू करूं क्या, या बाहर से शुरू करूं, बताओ कहां से करूं, आप बताओ। इस साइड से करूं, इस साइड से करूं, बीच से करूं, कहां से करूं, बताओ कहां से करूं, बोलो। आपको सबसे अच्छा लगता होगा बीच से, तो सबसे पहले मिड पॉइंट से शुरू करता हूं। लेट्स से मैंने यहां पे रखा है, बोलो ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा, बोलो। और ये वाला चार्ज को ऐसे रिपल करेगा, लेट्स से कोई F1 फोर्स है, और ये वाला चार्ज को कोई ऐसे रिपल करेगा, लेट्स से F2 फोर्स है। अब बताओ डिस्टेंसेस दोनों में क्या है, सेम। डिस्टेंसेस दोनों में क्या है, सेम, क्योंकि हमने कहां पे रखा हुआ है, मिड पॉइंट पे। तो डिस्टेंस का तो फैक्टर ही गायब हो गया। इसका मतलब डिपेंड करेगा फोर्स किस पे, चार्ज पे। तो बताओ ये Q2 बड़ा है, ये Q2 बड़ा है, तो इसके फोर्स की वैल्यू भी क्या, वेक्टर से बना दे रहा हूं ना, बड़ा वेक्टर बना देता हूं। इसकी फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, बड़ी, और इसकी फोर्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी। इसके फोर्स की वैल्यू क्या होगी, छोटी। तो बताओ यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये वाला फोर्स क्या बड़ा है और ये वाला फोर्स क्या है, छोटा है। नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। हाँ, एक कंडीशन अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो हो सकता है कि अगर मैं इन दोनों चार्जेस की वैल्यू लेट्स से एक एक्सप्लेनेशन के लिए अगर मैं आपसे बोल दूं ये कंडीशन ना होके अगर ये कंडीशन है कि दोनों के चार्जेस क्या है, सेम है, तो बताओ डिस्टेंसेस भी क्या है, सेम। डिस्टेंसेस भी क्या हो जाएंगे, सेम। चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, सेम। इसका मतलब फोर्स भी क्या हो जाएगा, सेम। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। इसका मतलब यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा कब कब कब, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, सेम। ये तो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। इसका मतलब अगर चार्जेस की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे मिल जाएगा इक्विलिब्रियम, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो हम दूसरी जगह चेक करते हैं। लेट्स से इसके पास में चेक कर लेते हैं एक बार। बोलो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपल करेगा, बोलो ऐसे रिपल करेगा,
और ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपल करेगा। मैं वेक्टर छोटे बड़े बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पहले से पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तब बताता हूँ। बताओ, एक तो अगर डिस्टेंस कम हुई तो फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, और बल्कि स्क्वायर टाइम ज्यादा होगा। बोलो, एक तो चार्ज Q2 बड़ा है, यहां से हमने देखा, एक तो चार्ज बड़ा है तो उसकी वजह से फोर्स क्या है, ज्यादा है। बोलो, और डिस्टेंस छोटा है, इसकी वजह से भी फोर्स क्या है, ज्यादा, बल्कि और एक बार ज्यादा करना चाहिए, स्क्वायर टाइम। मतलब इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके द्वारा लगाया फोर्स क्या कौन है, ये वाला फोर्स क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये फोर्स क्या हो जाएगा, छोटा रह जाएगा। तो फिर से नेट फोर्स यहाँ पर जीरो नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। यहाँ चेक कर लिया, इधर चेक कर लिया, एक बार इधर चेक कर लेते हैं। बोलो बोलो, यहाँ पे इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्चुअली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले बाहर चेक कर लेता हूँ, आंसर वाला सबसे बाद में करेंगे। ठीक है, अब बाहर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसलिए चेक नहीं कर रहा हूँ इस साइड में क्योंकि यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे मतलब यहाँ पे हो जाएगा इक्विलिब्रियम। अब कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो गया तो बाद में अब क्या टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है, बस यही समझना है, इधर सब ये सब देखना है क्या चल रहा है, उसका पता ही इधर हो जाएगा। हर बार में तो पता नहीं है ना। प्लस यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, प्लस Q नॉट। बताओ ये क्या करेगा, रिपल करेगा। फिर सेम कंडीशन है, ये क्या करेगा, रिपल करेगा। अरे अपनी तो और भी सिचुएशन और भी खराब हो गई। हम देखने आए थे नेट फोर्स जीरो, यहाँ तो नेट फोर्स जीरो होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्स किसमें है, सेम डायरेक्शन में। यहाँ तो जुड़ के और कुछ वैल्यू हो जाएगी, तो नेट फोर्स कभी भी जीरो इस कंडीशन में इस साइड नहीं आ सकता। अगर इस साइड भी देखें तो बोलो 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 बोलो, सेम कॉन्सेप्ट होगा। ये क्या करेगा, रिपल करेगा, ये भी क्या करेगा, रिपल करेगा। हाँ, ये होगा कि इसका रिपल्सन कम होगा और इसका रिपल्सन ज्यादा होगा ड्यू टू द डिस्टेंस। बोलो, लेकिन यहाँ पर भी हमें मिलने वाला नहीं है, तो हमने यहाँ चेक कर लिया, बीच में चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया, यहाँ चेक कर लिया। अब यहाँ बचा, मैं यहाँ पे रखूं एक चार्ज को, इस चार्ज को, किसी भी चार्ज को, तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ऐसे बोलो रिपल करेगा। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे इस साइड रिपल करेगा। आप कहोगे यहाँ कैसे जीरो हो सकता है, ध्यान से सुनना। ये चार्ज Q1 क्या है, छोटा है, चार्ज Q1 छोटा है, Q2 बड़ा है, तो Q2 की वजह से बड़ा फोर्स होगा, Q2 की वजह से बड़ा फोर्स होगा क्योंकि चार्ज बड़ा है। लेकिन उसके साथ साथ हमें एक बात और समझनी पड़ेगी, ये डिस्टेंस है और एक ये डिस्टेंस है। बोलो, Q1 से डिस्टेंस क्या है, छोटी, डिस्टेंस के छोटे होने से फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है। क्लियर, डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी फोर्स स्क्वायर टाइम्स बढ़ेगा, और चार्ज के बढ़ने पे फोर्स सिर्फ डायरेक्टली बढ़ता है। मतलब चार्ज चार्ज अगर 2 से 4 हो गया तो फोर्स F से 2F हो जाएगा। ऐसे एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। बोलो, लेकिन अच्छा नंबर चेंज करता हूं, नहीं तो ये ऐसा आने लगेगा। चार्ज अगर 3 से, चार्ज अगर 6 हो गया तो फोर्स F से लेट्स से 3F हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस अगर R था और फोर्स क्या था, F था, और फिर डिस्टेंस 3 आ गया तो फोर्स 9F हो जाएगा। नहीं समझे, दूसरे तरीके से समझते हैं। बताओ, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है। जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ूंगा, इस साइड मेरे मार्कर की तरफ देखो, इस साइड बढ़ूंगा, इस साइड बढ़ूंगा, जैसे जैसे मैं इस साइड बढ़ूंगा इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। डिस्टेंस बढ़ने का मतलब, यहाँ उल्टा हो गया, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब फोर्स क्या होगा, कम होगा। बोलो, मतलब इसका फोर्स लगातार कम होता जाएगा जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, Q2 के द्वारा लगाया गया फोर्स कम होता जाएगा। और जैसे जैसे यहां से इस साइड बढ़ूंगा, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस क्या होने लगेगी, कम, इस वाले चार्ज की डिस्टेंस क्या होने लगेगी, कम, किसकी, Q1 की। तो बोलो ये फोर्स क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से समझो, एक वैल्यू लगातार घट रही है, दूसरी वैल्यू लगातार बढ़ रही है, मतलब एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जहां पर दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। और मैंने मान लिया वो पॉइंट ये होगा, कुछ ना कुछ होगा मैथमेटिकली, वो तो बाद में निकालेंगे कितना होने वाला। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर वो वैल्यू क्या हो जाएंगे, सेम। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे F1 बराबर ही क्या हो जाएगा, F2, या हम कह सकते हैं F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर विल बी F नेट वेक्टर, और इस F नेट क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो हमें पहले से इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसका मतलब F1 विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ F2, माइनस को हटा दें, अगर मैग्नीट्यूड लिखना है तो F1 बराबर ही क्या हो जाएंगे, F2, दोनों फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन को इन्वॉल्व करें तो माइनस लगा लें, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। क्लियर, ये केस समझ में आया। एक केस और बताता हूं, फिर मैं आपको एक बात बता दूंगा, आप उसको याद रख लेना। ये दोनों मैंने सिमिलर चार्ज ले लिए। बोलो, ये दोनों मैंने सिमिलर चार्ज ले लिए, कैसे ले लिए, प्लस प्लस। अब माइनस माइनस ले लो, फिर भी आंसर यही आने वाला। अगर एक चार्ज प्लस हो जाए और एक चार्ज माइनस हो जाए, लेट्स से ये कोई चार्ज है माइनस Q1 और ये यहां से एक चार्ज है ये कोई रखा है प्लस Q2, और आप बता दो किसको छोटा किसको बड़ा कर लूं। लेट्स से कि Q1 ग्रेटर है और
सॉरी Q2 ग्रेटर है, Q1 क्या है, स्मॉलर है। ठीक, अब शुरू करते हैं कहां से, चलो सबसे पहले 20 से शुरू करते हैं। बोलो, इस जगह पे टेस्ट चार्ज रखूंगा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट। ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव, तो ये अट्रैक्ट करेगा। ये कैसा पॉजिटिव है, ये कैसा पॉजिटिव, तो ये रिपल करेगा। बोलो दोनों चार्जेस क्या हो रहा है, ऐड, तो यहाँ तो कोई संभावना है नहीं। यहाँ पर भी आप करने जाओगे, ये रिपल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर भी आप जाओगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये क्या रिपल करेगा। तो इसका मतलब इस बार लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस के, दो चार्जेस के बिटवीन में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, दो चार्जेस के बीच में तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बाहर चेक कर लेते हैं। बोलो अब बाहर चेक कर लेते, लेट्स से ये पॉइंट है, यहाँ पे रखा प्लस Q0, बताओ ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा। अब बोलो रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो बोलो अट्रैक्शन क्या होगा, कम, कम होगा। दो वजह होंगी, पहली मेजर वजह तो किसकी है, डिस्टेंस की, डिस्टेंस ज्यादा है, इस वजह से फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, और चार्ज भी छोटा है। तो बताओ इस साइड में भी जो नेट फोर्स आएगा वो लेफ्ट साइड बचने वाला है, तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब अगर मैं इस साइड चेक करूं, यहाँ कहीं चेक करूं, अगर मैं यहाँ कहीं चेक करूं, तो बताओ क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं रखता हूँ पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, ये ऐसे कुछ अट्रैक्ट करेगा। बोलो ये वाला क्या करेगा, रिपल करेगा। अब यहाँ से फिर से कहानी बन रही है, दोनों डायरेक्शन चार्जेस की, सॉरी दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट। और यहाँ से Q2 की वैल्यू डिस्टेंस वाइज क्या है, बहुत ही ज्यादा है, तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। और यहाँ पे Q1 वाइज डिस्टेंस क्या है, कम है, तो फोर्स क्या है, ज्यादा होगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे जैसे बाहर जाएंगे इससे डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, किससे, Q2 से लगातार डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, तो Q2 का फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। Q2 का फोर्स क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और Q1 से डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। Q1 से डिस्टेंस लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर इस साइड आता हूं तो Q1 से डिस्टेंस कम हो रही है, तो Q1 का फोर्स क्या लगा जाएगा, लगातार बढ़ता चला जाएगा। और दोनों के डायरेक्शन कैसे, अपोजिट है। तो बताओ जो बड़ा वाला फोर्स है वो लगातार घट रहा है, और जो छोटा वाला फोर्स है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी जरूर आएगी, जहां F1 बराबर क्या हो जाएगा, F2 हो जाएगा। इसका मतलब समेशन ऑफ F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर विल बी इक्वल टू F नेट वेक्टर। और यहाँ पे नेट फोर्स क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या होने वाले हैं, बराबर। इसका मतलब F1 ही बराबर किसके हो जाएगा, F2 के बराबर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज बात करें तो दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है। तो कहां पे रखना है तीसरा चार्ज, ये तो हमारे लिए बहुत ही क्लियर हो चुका है, कहां पे मिल सकता है। बोलो अब जो भी केस मैंने बनाया आप पीछे जाके पलट के देख लो, तो भी आपको आंसर समझ में आ जाएगा। आप कहोगे सर इतना एक्सप्लेनेशन में कैसे याद रखूंगा, ऐसे सॉल्व करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक नोट पॉइंट बताता हूं, आप इस बात को याद रखना, आपका काम हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम will be always near to a smaller charge। क्लियर है, क्लियर। देखो यहाँ पे भी क्या है, स्मॉलर है। प्रीवियस केस में भी आप पीछे से आप वीडियो थोड़ा करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। प्रीवियस केस में भी कहां मिला था, स्मॉलर। ये हर बार में कहां मिलने वाला है, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। अब इसमें दो आंसर भी आएंगे क्वेश्चन में, ये भी ध्यान रखना। जैसे मान लो आपसे पूछा गया, अब ये सारा साफ करने के बाद एक बात आपको और बताता हूँ, इसके दो पॉसिबल आंसर होंगे हर बार में। यहाँ पे ये डिस्टेंस आई, लेट्स से ये डिस्टेंस दे रखी है कोई 5 सेंटीमीटर, ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और यहां से आपने सॉल्व किया और आंसर आया 2 सेंटीमीटर। तो इसके दो आंसर होंगे। पहला आंसर कि पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को, या जो वैल्यू क्वेश्चन ने सजेस्ट की है कहां पे रखना चाहिए, तो पहला आंसर मैं बोल सकता हूं 2 सेंटीमीटर पे, कहां से, Q1 चार्ज से। या इसका दूसरा आंसर बोल सकता हूं Q2 से कितना, 7, 5 + 2। ये बातें दोनों क्वेश्चन में आने वाली हैं। तो कई बार मैं इसकी दो वैल्यूज निकालूंगा, तो आप परेशान मत होना, समझ गए ना। एक वैल्यू किससे आएगी, Q1 से, एक वैल्यू किससे आएगी, Q2 से। तो कई बार हमें क्वेश्चन में ये मेंशन भी करना चाहिए कि ये वैल्यू कहां से आई है, Q1 से। या तो हम दोनों निकाल दें कि 2 सेंटीमीटर फ्रॉम Q1 या स्मॉलर चार्ज, और 7 सेंटीमीटर फ्रॉम बिगर चार्ज या Q2, ऐसे मेंशन कर दें। क्लियर। बोलो एकदम नीट एंड क्लियर। तो एक 2-4 सवाल इसके कर लेते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को ऑफ कर देंगे, और ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। आपके जो मर्जी हो, जैसे सवाल आप लगाएं जाके, आपको सारे सवालों के आंसर बनते हुए दिखाई देंगे। बोलो तो एक कोई बेसिक से सवाल ले लेते हैं। ये कोई सवाल CBSE बोर्ड 2017 में आया हुआ है, हमसे कह रहा है कि दो चार्जेस हैं +4 कूलम
एंड प्लस 1 कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर एयर में रखे गए। तो ले लेते हैं, पहला है प्लस 4 कूलम का चार्ज है और कोई दूसरा चार्ज रखा है प्लस 1 कूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच में लेट से कोई 1 मीटर का डिस्टेंस है। तो हमसे कह रहा है फाइंड आउट द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट विच द नेट, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का सवाल है। एक सेकंड, फोर्स का कोई देखता हूं, एक सेकंड, एक तो सवाल फोर्स के देखने चाहिए हमें, फील्ड के नहीं। अरे फील्ड का भी अब कर तो सकते हैं, लेकिन जब फील्ड आपको पढ़ा है नहीं तो कैसे करेंगे, फिर आप कहोगे कि ये फील्ड का सवाल आपने कर दिया। बोलो, चलो अच्छा इससे शुरू करते हैं कि एल्जेब्रिकली ही शुरू करते हैं। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, मतलब दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं। हमसे कह रहा है एट व्हाट, या हम क्या बोले, एट व्हाट पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा, क्या लिखना चाहिए, द डिस्टेंस लिखे, व्हाट विल बी द डिस्टेंस, या क्या लिखे कैसे लिखेंगे, कहां पर इक्विलिब्रियम मिलेगा। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस किसी से डिस्टेंस एट वेयर क्या है, इक्विलिब्रियम है, मतलब क्या है, नेट फोर्स 0। अब देखो आपको मैं बताया नियर टू द स्मॉलर चार्ज, अब ये दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो आप कहीं पर भी रख लो, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है। बोलो, तो लेट्स से यहाँ कहीं रख लिया। अब आप कहोगे मिड में पता है, अब यहाँ पे रख लो, मिड छोड़ो, ये पूरी डिस्टेंस लेट्स से आर है। तो यहाँ पे आपने रखा कितना, एक्स डिस्टेंस पे रखा, तो यहाँ से डिस्टेंस कितना बचा, आर माइनस एक्स। बोल क्लियर है। इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब दोनों चार्जेस के द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होगा, सेम। यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रख लिया, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे धक्का देगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे धक्का देगा, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे धक्का देगा। बोल वैल्यू रख लेता हूँ, मतलब F1 विल बी क्या होगा, F2 होगा, या F1 प्लस F2 विल बी इक्वल टू क्या होगा, 0। बहुत ही आसान सवाल है, इसलिए बहुत जल्दी कर ले रहे हैं इसको। ये हो जाएगा K कैप स्मॉल q, और ये क्या हो जाएगा Q0 अपॉन डिस्टेंस इज एक्स स्क्वायर। बोलो ये डिस्टेंस कितनी, एक्स स्क्वायर, वही डिस्टेंस लेनी है। ओके, फिर इसके बराबर हो जाएगा K, यहाँ क्या है Q, और क्या है Q0 अपॉन डिस्टेंस r माइनस एक्स स्क्वायर। ये बात ध्यान रखनी है हमेशा, डिस्टेंस कितनी, r माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ ये वैल्यूज पूरी क्या हो गई, कैंसिल हो गई। यहाँ बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर इसका रूट लेने चाहो स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन r माइनस एक्स, क्रॉस कर दूं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स इस साइड चला जाएगा, ये x इस साइड चला जाएगा, और ये x को जब मैं इधर भेजूंगा तो r विल बी 2x, या x इक्वल टू r/2। क्लियर, r/2 डिस्टेंस पे जब दोनों चार्जेस कैसे आइडेंटिकल है। अगर हाँ यहाँ पे कोई और वैल्यू आती तो मैं लिखता कि बड़े वाले चार्ज से इतना दूर है, छोटे वाले चार्ज से इतना दूर है, दोनों चार्जेस बराबर है, इसलिए x इक्वल टू सीधे सीधे लिख दिया r/2 पे। अगर छोटा बड़ा चार्ज होता तो बता देते। बोलो क्लियर, क्लियर है। हमसे कहे अगर कि बताओ चार्जेस के मैग्नीट्यूड कितने, तो हम बता लेंगे क्या, बोलो। ये तो हो गया डिस्टेंस। अगर हमसे कह दे कि चार्ज बताओ कितना होगा, इस Q0 है, इसकी वैल्यू, अच्छा इस क्वेश्चन में निकालेंगे, निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। बोलो बोलो। तो अगर ये पहला सवाल सॉल्व हो गया, दूसरा सवाल यहीं पे लिख देता हूं कि जो ये जो Q0 है ना, इसकी प्लस माइनस और वैल्यू क्या होगी। अब इंग्लिश कौन लिखेगा, ठीक है, प्लस माइनस और वैल्यू क्या होगी। एक बात मुझे पता चल गई है कि इस पॉइंट पे क्या मिलने वाला है, इक्विलिब्रियम मिलने वाला है। मतलब जो नेट फोर्सेस है इस चार्ज पे, वो इस पॉइंट पे क्या होने वाला है, 0। तो मैं एक बात कह सकता हूँ आपसे, इस चार्ज पे लगाया गया फोर्स कुछ ऐसा होगा, बोलो इस साइड में, तो और रिजल्टेंट फोर्स इसका इस पे किस साइड में आएगा, इस साइड में। अगर नहीं समझे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि F1 अगर मैं मान लूं तो बराबर किसके होगा, F2 के, मतलब F1 मतलब K स्मॉल q। बोलो ये
स्मॉल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी लूंगा आर स्क्वायर। अरे समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया। मैं फोर्स निकाल रहा हूं इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कितना फोर्स है, या इस चार्ज ने इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाया, या इस चार्ज ने इस चार्ज पे कितना फोर्स लगाया। आंसर विल बी के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस आर क्या है बिटवीन द टू चार्जेस, लिख दी मैंने। अब बताओ इन दोनों या किसी पे चार्ज रख लूं तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर। पूछो क्यों, क्योंकि आर बाई टू पे ही क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम मिला हुआ है, मैंने जानबूझ के यहाँ रखा था। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को सॉल्व आउट करूँ तो यहाँ से ये पूरा, अरे ये गलत हो जाएगा, पूरा नहीं कैंसिल होगा। कैसे क्या कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक क्यू बचेगा। बोलो तो यहाँ पे हो गया क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन आर बाई टू का स्क्वायर करूंगा, पलट के ऊपर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4, यहाँ कितना हो जाएगा आर स्क्वायर। बताओ तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। अरे बोलो तो यहाँ पे जो क्यू नॉट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, क्यू बाई 4, ये भी पता चल गया। और कैसा आया, बोलो कैसा आया, कैसा आया, कैसा आया, कैसा आया, बोलो कैसा आया, प्लस का, ये भी पता चल गया। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हम बना सकते हैं। एक दो सवाल और कर लेते हैं, ये बहुत ही आसान सवाल था इसलिए मैंने इसमें ज्यादा कुछ एक्सप्लेन किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है कि ये सवाल, ये पुराना सवाल है, ये एक बार उसमें आया हुआ है, जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जेई एडवांस का पुराना क्वेश्चन है। हमसे बोल रहा है अ चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। और अभी अभी हमने इसको सॉल्व भी कर लिया, ये वही सवाल है और कोई सवाल नहीं है, ये वही सवाल है, द सिस्टम, ये सेम सवाल है, यही क्वेश्चन पूछा गया है, यही सेम क्वेश्चन है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसको क्या ही 2 बार सॉल्व करेंगे। तो बोलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ये वाला ठीक है। इसको मैं राइटिंग में लिख देता हूं ताकि आप समझ पाए कैसे पूछा जाता है। 2 पॉइंट चार्जेस, क्वेश्चन इज 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e करके कोई दिया है, एंड माइ प्लस ई माइनस नहीं प्लस ई आर फिक्स्ड a distance a apart, a distance, कितनी डिस्टेंस है, a apart, हमसे कह रहा है where should a third charge, where should a third charge small q be placed on the line joining two charges so that it may be in equilibrium. इक्विलिब्रियम में हो सके। एक बात और पूछी गई है कि in which case the equilibrium will be stable। ये तो खैर 11th का सवाल है, फिर से 11th आ गया। चलो एक ही कर लेते हैं, किसमें स्टेबल होगा किसमें अनस्टेबल होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कर लेते हैं, एक मिनट में बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। बताओ हमसे कह रहा है एक प्लस 4e चार्ज है और एक प्लस e चार्ज है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कोई a अपार्ट है। हमसे कह रहा है कि कहाँ तीसरा चार्ज रखें ताकि इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो आपको आंसर पहले से पता है, कहाँ रखना, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। मैंने रख लिया, दोनों चार्ज कैसे सेम है तो यहाँ पे रख लिया। बोलिए इसको क्या करेगा, ऐसा रिपल करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, ऐसे रिपल करेगा। लेट्स से इसका फोर्स कोई F1 है, इसका फोर्स कोई F2 है, और हमें पता है ये F1 F2 की वैल्यू क्या होने वाली है, बराबर होने वाली, तभी तो इक्विलिब्रियम होगा ना, यही समझना है हमें। तो लेट्स से यहाँ से मैंने रखा x दूरी पे, तो ये यहाँ से कितना बचा, यहाँ से कितना बचा, बोलो a माइनस एक्स। समझे, ये पूरी डिस्टेंस क्या है a, यहाँ पे मैंने रखा x, तो ये कितना बचा a माइनस एक्स। अब 2 आंसर आएंगे इस बार। x की डिस्टेंस आएगी जो क्या होगी e से, और a माइनस एक्स कहाँ से आएगा 4e से। तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो लिख दूं इस जगह पे, बोलो
मैं कह सकता हूँ कि जो F1 फोर्स है ये F2 फोर्स से क्या होगा, इक्वल होगा, या F1 प्लस F2 वेक्टर विल बी इक्वल टू Fnet। Fnet को 0 करके फिर से आप यही लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बोलो, तो F1 मैंने किसका माना, इसका, तो क्या लिख सकता हूँ, K, बोलो कितना चार्ज है, E इंटू 4E, बोलो Q1 Q2, तो Q1 इसको ले लिया, Q2 इसको ले लिया, अपॉन R स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। ये देखो फोर्स F1 फोर्स, आप होगी इसका, अरे इसका थोड़ी रिपल्सन हो रहा है, ध्यान से देखो ना, रिपल करेगा ना ये इसको, ये वाला चार्ज, अरे तुम कहोगे किसको रिपल करेगा, रख लो ना प्लस Q नॉट, इन्होंने Q बोला है, पता नहीं विजिबल भी है कि नहीं, थोड़ा सा बड़ा लिखो, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपल करेगा F1 फोर्स से, बोलो, और ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को ऐसे रिपल करेगा। आई थिंक इसमें कोई बहुत इशू तो है नहीं, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है बिल्कुल। तो बताओ F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर F2 की लिखूंगा तो चार्जेस की वैल्यू क्या रहने वाली है, गड़बड़ हो गया, देखो गलत हो गया, यही तो मैं बोल रहा था, गलत हो गया। F1 फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, K, Q1 कितना है, E, और बोलो Q2 कितना है, Q, क्वेश्चन ने बोला है, ये देखो Q के साथ रिलेशन बना रहा है, अपॉन ये डिस्टेंस मैंने यहां से यहां तक मानी कोई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गई एक्स स्क्वायर। बोलो Q पे लगने वाला फोर्स F1 F2 के बराबर होता है, F2 मैंने इसका फोर्स माना, तो बताओ कितना हो जाएगा, K 4 टाइम्स ऑफ E, Q1, Q2 कितना E है, सॉरी Q2 कितना है, Q है, अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी बची, A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ Q से Q कैंसिल, E से E कैंसिल, K से K कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन A माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं इसका रूट ले रहा हूं, आप समझो इसको ऐसे ही, स्क्वायर रूट ले रहा हूं, तो ये बचा 1 अपॉन एक्स, ये रूट में जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, बाहर निकलेगा तो A माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके, ये हो गया A माइनस एक्स विल बी 2 टाइम्स ऑफ एक्स, इसको इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये A विल बी कितना हो जाएगा 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो A/3। मैं बार बार यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेंशन करना पड़ेगा, कहां से, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। आप या तो ये लिख दो फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, या फ्रॉम प्लस ई चार्ज, तो हमें तो हमें ये प्लस 4e चार्ज से भी बताना पड़ेगा। तो यहां से अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी है, A माइनस एक्स, तो A माइनस A/3, अरे x की वैल्यू कितनी है, A/3, तो यहां से इधर गया, कितना हो गया 2A माइनस A/3, तो कितना बचा गड़बड़ हो गया, हाँ ये, हाँ 3A माइनस A/3, यहाँ कितना बचा 2A/3। क्लियर, 29 नहीं है भाई मेरे, ये मेरी राइटिंग थोड़ी ज्यादा खराब है। ठीक है, अगर x से कितना है A/3, तो सॉरी, अगर 4e से कितना है A/3, तो प्लस 4e से कितना होगा 2A/3। बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, क्लियर, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, बोलो, सिंपल। हाँ, इसका दूसरा पार्ट और पूछा गया है, हमसे कह रहा है कि ये किस प्रकार के इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में 1 मिनट में बताता हूँ, थोड़ा सा सुनने की समझने की कोशिश करना, वैसे तो ये 11th का पार्ट है। अगर हमने किसी भी जगह पे फोर्स निकाला है और फोर्स की वैल्यू आ गई 0, इसका मतलब पहली बात तो वहां क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेबल है अनस्टेबल, इसका मतलब सिर्फ ऐसा सिंपल। हम कैसे चेक करते हैं, क्या करेंगे, हम इस चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, मतलब हम इस चार्ज को धक्का देंगे, किधर भी धक्का दे दो, नो मैटर किधर भी धक्का दे दो। हमने मान लो इधर धक्का दिया, बताओ ये वाला चार्ज क्या करेगा, रिपल, ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, रिपल। तो ज्यादा रिपल कौन करेगा, तुमको ये वाला, कम रिपल कौन करेगा, ये वाला। देखो जैसे जैसे ये इसके पास में आएगा, सिचुएशन कुछ ऐसी है, जैसे जैसे ये इसके पास में आएगा इसका फोर्स बढ़ता चला जाएगा। तो बोलो जैसे इधर धक्का दूंगा ये वाला फोर्स क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, मतलब ये क्या करने लगेगा, ग्रोथ करने लगेगा, मत आओ मेरी तरफ, मत आओ मेरी तरफ। और जैसे जैसे इससे क्या होगा, दूर जाएगा, तो ये नहीं करने लगेगा मेरी तरफ आओ, लेकिन ये अपना इंपैक्ट क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे आर बढ़ने लगेगा, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स इसके ऊपर क्या होने लगेगा, कम, मतलब जिस इसके पास जाएगा तो ये अपना फोर्स बढ़ाएगा, ये इससे दूर जाएगा तो ये अपना फोर्स घटाएगा का मतलब कौन सा फोर्स है, कैसा फोर्स है,
रिपल्सिव फोर्स है, मतलब इधर धक्का देने वाले फोर्स को क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। मतलब ये दोबारा से अपनी पोजीशन पे क्या होगा, लौट के आ जाएगा। मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाएगा ये, यहाँ ये और ज्यादा जोर से पीछे धक्का देगा, ये धक्का देने का विरोध क्या करेगा, कम करेगा, तो ये यहाँ पे दोबारा से वापस आ जाएगा। मतलब अगर किसी पार्टिकल को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया गया है और दोबारा से वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे फिर से लौट के आ जाता है डिस्प्लेस करने के बाद, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। और अगर धक्का दिया और जिधर दिया उधर ही लुढ़क गए, उधर ही लुढ़क गए, तो कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो है लेकिन कैसा, अनस्टेबल है। हाँ, इसका उल्टा सोचो, अगर इसको इधर धक्का दोगे बताओ तो डिस्टेंस और कम होगी, तो ये रिपल्सिव फोर्स बढ़ाएगा, और इसका उल्टा हो जाएगा, ये अपने रिपल्सिव फोर्स क्या कर लेगा, और कम कर लेगा। तो मतलब इधर से जब फोर्स डोमिनेंट होगा तो ये कहां करेगा, पीछे की तरफ धक्का लगाएगा, तो धीरे धीरे ये पीछे आना शुरू हो जाएगा, पीछे आना शुरू। अब यहां से ज्यादा पीछे जाएगा तो ये अपना फोर्स बढ़ाने लगेगा। बोलो, तो इसका मतलब ये इस तरीके से ऑसिलेशंस करने लगेगा, ऑसिलेशंस करने लगेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन ना ना ना, 11th में मत जाना, कसम है तुम्हें, अगर तुम 11th में गए। मन तो मेरा बहुत कर रहा है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा निकालने, हम इस चार्ज का निकालूंगा मैं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी स्कूली शिक्षा के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेगा सिलेबस, तो हम जब नीट या IIT या मेंस या एडवांस में घुसेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कितना टाइम पीरियड होता है एक चार्ज का जो क्या कर रहा है, SHM कर रहा है। आपने SHM 11th में पढ़ा होगा, हम चार्जेस में कैसे SHM देखेंगे आगे चल के पढ़ेंगे जब JEE एडवांस लेवल की बातें करेंगे। बिल्कुल लास्ट में एक लेक्चर बनाऊंगा मैं इसका, जो सिर्फ IIT बेस्ड होगा। क्लियर? तो अभी के लिए इसमें इतना ही आंसर है कि कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। बोलो, क्लियर? आप ऐसे कितने भी सवाल करेंगे आपको हर बार में पता चल जाएगा। हाँ, अब ये कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ एक्सप्लेन तो कर दिया है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अब मैं उसमें नहीं करने वाला। किसमें 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 बोलो, किसमें? अब मैं इस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन पहले से ही कर दिया है। तो मैं वहां पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की ही बात करूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। फिर आप कहोगे ओके, वहां पे मैं सवाल लगा दूंगा, आप कहोगे नहीं समझ आया, मैं आपसे कहूंगा आप बैक टू द टॉपिक जाओ, इस लेक्चर में देख के आओ। मैंने इक्विलिब्रियम के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं, आप वहां पे जाके देखो कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बोलो, क्लियर? अब मैं और फर्दर क्वेश्चंस देख रहा हूं, तो मुझे कुछ खास अब वैरायटी दिख नहीं रही है। कॉन्सेप्ट मैंने आपको इक्विलिब्रियम का एक्सप्लेन कर दिया, आप चाहे कितने भी क्वेश्चंस लगाओगे आपको इसी तरीके से सोल्यूशन मिलते चले जाएंगे। हमेशा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होगा, जहाँ पे नेट फोर्स कहाँ पे जीरो होगा, नियर टू द स्मॉलर चार्ज। ये कहानी उसके केस में भी रहने वाली है। बोलो, उसके केस में भी रहने वाली है। किसके केस में? कि यहाँ पे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया है ना, ये सही तो है। यहाँ से मैंने a/3 निकाला था, फिर ये डिस्टेंस कितनी है x, तो यहाँ से x की वैल्यू a/3 रखी, तो यहाँ से जब x की वैल्यू मैंने a/3 रखी, एलसीएम लिया 3 हो गया, ये इधर गया 3a हो गया, माइनस a हो गया, तो ये हो गया माइनस का 2a/3। हाँ ठीक है, ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस लेक्चर को सोच रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ खास उस तरीके का कोई अच्छा सवाल दिख नहीं रहा जैसा सवाल मैं चाह रहा हूँ कराने के लिए, क्योंकि जो पॉसिबल क्वेश्चंस थे एक दो मैंने वो करा दिए हैं। चलो ऐसा करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर मुझे कुछ और सवाल दिखेगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले उस सवाल को ऐड कर दूंगा। हमने इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हमने बहुत ही अच्छे से सीखा। पहले हमने किस पे सीखा, ज्योमेट्रीज पे सीखा। उसके बाद अगर लाइन ज्वाइनिंग पे हमसे पूछा जाए तो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट बात यहाँ ये होगी कि दो आंसर पॉसिबल होंगे, तो अगर क्वेश्चन MCQ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस है उसमें से हमें घटा के भी चेक करना चाहिए, नहीं तो वो दे रखा होगा हम समझ नहीं पाएंगे और हमें लगेगा हमारा आ नहीं रहा है। क्लियर? तो ये इस तरीके से बेचारा कौन,
सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेस या फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट भी हमने सीख लिया, कहाँ पे किस तरीके से इक्विलिब्रियम मिलता है, स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डाया इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।